अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला फ़िलहाल स्टेलमेट का शिकार हो गया है। ताहम पाकिस्तान की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है और दोनों ममालिक के दरमियान तजावीज़ और पैगामात का तबादला हो रहा है। और हम इस हवाले से आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। पहले वो जुम्मे को हंगामी तौर पर पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से मुलाकातें की और फिर ओमान चले गए, जहाँ अहम मुलाकातों के बाद कल वो दोबारा पाकिस्तान आए और ख़बरों के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फिर अहम मुलाकात की और फिर पाकिस्तान से रूस रवाना हो गए। और आज उनकी रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात हो गई है। और अल जज़ीरा के मुताबिक सदर पुतिन से मुलाकात के दौरान अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के ख़िलाफ़ खड़ा है और अमेरिका को जंग के अपने मकासद में से एक भी कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसीलिए ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर हम गौर कर रहे हैं। साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के लिए मुख्तलिफ मराहिल पर मुश्तमिल एक नया प्रपोजल भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जंग के खात्मे के मामलात शामिल हैं। ऐसे में आज अमेरिका के अहम यूरोपीय इत्तेहादी जर्मनी के चांसलर का अहम बयान सामने आ गया है और उन्होंने ईरान की हालिया सिफारतकारी को कामयाब और अमेरिका के लिए ज़िल्लत आमेज़ करार दे दिया है। इस हवाले से जर्मन खबर रसा इदारे DW के मुताबिक अपने आबाई इलाके में स्कूल के तलबा से बात करते हुए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरानी तवक्को से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं और अमरीकियों के पास अभी मुज़ाकरात में कोई काबिल एतमाद हिकमत अमली ही नहीं है। और ऐसे तनाज़ात का मसला हमेशा यही होता है कि आप सिर्फ जंग में दाखिल नहीं होते, बल्कि आपको उससे वापस निकलना भी होता है। हमने अफ़गानिस्तान में 20 साल तक तकलीफ़देह अंदाज में यही देखा और हमने ऐसा ही मंजरनामा इराक़ में भी देखा। जर्मन चांसलर का मज़ीद कहना था कि उन्हें इस वक्त ये नज़र नहीं आता कि अमरीकी हुक्काम किस स्ट्रेटजिक रास्ते से इस तनाज़े से बाहर निकलेंगे, ख़ास तौर पर अब कि जब ईरानी हुक्काम इंतहाई महारत से मुज़ाकरात कर रहे हैं या वो इंतहाई महारत से मुज़ाकरात को टाल रहे हैं। इस दौरान फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि एक पूरी कौम को ईरानी क़यादत ख़ास तौर पर पासदारान इनकलाब के हाथों ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस सारी सूरत हाल में कोई बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे हैं, मगर नाजरीन हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा चलने वाली बातचीत एक इंतहाई अहम और सब्सटेंटिव मरहले में दाखिल हो गई है और दोनों तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स शेयर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर इसलिए अहम था ताकि दोनों ममालिक बराह रास्त बैठकर एक दूसरे की पोजीशन समझ सकें, क्योंकि पिछले 47 सालों में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस सतह के कोई बराह रास्त मुज़ाकरात ही नहीं हुए थे और पहले मुज़ाकरात के बाद बहुत सारे गैप्स ख़त्म हुए, लेकिन वक्त कम होने और अमरीकी नायब सदर JD वेंस के अचानक वापस चले जाने की वजह से बहुत सारे मामलात पर कोई इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। नाज़रीन हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रिए होने वाला इनडायरेक्ट बातचीत का ये सिलसिला इसलिए भी अहम है क्योंकि मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ईरान ने यह वाज़ेह पोजीशन ले ली थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए, जबकि इस दौरान सदर ट्रंप इस बात को तस्लीम करने के बजाय मुसलसल सख्त पोस्ट करते रहे और इसी वजह से ये दरमियानी रास्ता इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स का तबादला किया जाएगा। और अहम बात यह है कि मुज़ाकरात में इस तरीके से पेशरफ्त भी हो रही है और हमारी इतलात के मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात कम हो रहे हैं और उम्मीदें ज़्यादा हैं और ये समझा जा रहा है कि यही सबसे बेहतर रास्ता है। मगर इस पेशरफ्त के बावजूद अब भी दोनों तरफ बहुत सारे ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो अंदरूनी भी हैं और बैरूनी भी हैं। इसलिए अगर ज़्यादा वक्त गुजरता है तो कोई और गेम भी शुरू हो सकती है। इसराइल भी मुसलसल लबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और इस वक्त इनडायरेक्ट सिफारतकारी के इस अमल में एक रेस अगेंस्ट टाइम की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों तरफ से सख्त बयानात ना आएँ ताकि मुज़ाकरात का यह सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके और इतनी कोशिशों से जो आर्जी सीज़ फायर कायम हुआ है वो बरकरार रह सके और प्रपोज़ल और काउंटर प्रपोजल्स के तबादले का ये माहौल जारी रह सके। और हमारी इतलात के मुताबिक नाज़रीन पाकिस्तान ने इसी सिलसिले में दोनों तरफ
ये पैगाम पहुंचाया है कि सिफारतकारी को मौका देने के लिए फ़िलहाल सख्त बयानात से गुरेज किया जाए। और इसी वजह से हालिया कुछ दिनों में सदर ट्रंप और ईरान दोनों की तरफ से पहले की निस्बत कम सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। मगर सदर ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कि कब किस बात पर गुस्सा हो जाएं और कुछ पोस्ट कर दें। इसलिए सूरत हाल आगे तो बढ़ रही है मगर नाजुक भी है। आज रूस पहुंचने के बाद ईरानी मीडिया से बात करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में एक अहम सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है लेकिन अमेरिकी रवैयों की वजह से पिछले दौर के मुज़ाकरात अपने मकासद तक नहीं पहुंच सके थे। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। پاکستان یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری بر آخرین وضعیت بکنیم. تا هر حال تحولاتی در مذاکرات رخ داده. رویکردهای آمریکایی‌ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه. زیاده‌خواهی‌هایی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان जबकि खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तवील सफ़र तय करके बराह रास्त बातचीत से बेहतर है कि फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया जाए और अगर ईरानी हुक्काम रब्ता करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. By the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. I'm not sure any telephone line is secure, frankly, but we have secure lines. And if they want, we can talk. But we're not sending people to travel 18 hours because it's so far. So great respect for Pakistan. But I will, because they've been terrific. They've really tried. And they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. जबकि आज फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान मुआहदा करने के लिए संजीदा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरानी हुक्काम की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के किसी भी सिस्टम को ना ही नॉर्मलाइज करने देंगे और ना ही ऐसा कुछ बर्दाश्त करेंगे। If what they mean by opening the straits is, yes, the straits are opened as long as you coordinate with Iran, get our permission, or we'll blow you up and you pay us. That's not opening the straits. Those are international waterways. They cannot normalize, nor can we tolerate them trying to normalize a system in which the Iranians decide who gets to use an international waterway and how much you have to pay them to use it. इस तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का हालिया दौरा पाकिस्तान भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और ख़ुद अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इस दौरान पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका के लिए एक नया प्रपोज़ल भेजा है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी ओहदेदार और इस मामले से वाकिफ़ दो सोर्सेज ने बताया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अमेरिका को एक नया प्रपोज़ल दिया है। ताहम जौहरी मामलात पर बातचीत को मुज़ाकरात के अगले मराहिल तक मौखर कर दिया गया है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि सिफारतकारी इस वक्त स्टेलमेट का शिकार है और ईरानी क़यादत इस बात पर मुनक़सिम है कि कौन सी जौहरी रियायतें पेश की जाएँ। ऐसे में ईरान का ये नया प्रपोज़ल इस मसले को बाईपास करते हुए किसी फौरी मुआहदे की राह हमवार कर सकता है। लेकिन बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और जंग के ख़ात्मे से सदर ट्रंप को मुस्तकबिल की किसी भी बातचीत में अपना लेवरेज खोने का खदशा होगा जो ईरान की अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ख़त्म करने और ईरान को अफजोदगी रोकने पर आमादा करने से मुताल्लिक़। और ये दोनों मामला सदर ट्रंप के दो बड़े जंगी मकासद हैं। इस सारी सूरत हाल में 3 अमरीकी ओहदेदारों के मुताबिक तवक्को है कि आज सदर ट्रंप वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के मामले पर अपने टॉप नेशनल सिक्योरिटी टीम और खारजा पॉलिसी टीम के साथ एक अहम इजलास करेंगे। एक सोर्स के मुताबिक ट्रंप की टीम मुज़ाकरात में स्टेलमेट और अगले मुमकिन इक़दाम पर बात करेगी। अहम बात यह है कि इस मामले से वाकिफ़ दो सोर्सेज के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में अपनी मुलाकातों के दौरान जौहरी मसले को वक्ती तौर पर एक तरफ रखकर आगे बढ़ने का मंसूबा पेश किया है। एक सोर्स ने बताया है कि अब्बास अराग़ची ने हफ्ते के आखिर में पाकिस्तानी, मिस्री, तुर्क और कतरी सालिसों को वाज़े तौर पर बताया कि ईरानी क़यादत के अंदर इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं है कि अमेरिका के मुतालबात का कैसे जवाब दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान कम अज़ कम एक दहाई के लिए यूरेनियम की अफजोदगी मुअत्तल कर दे और अपनी अफजोदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर निकाल दे। और पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को जो नया प्रपोज़ल दिया गया है उसमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के मसले को हल करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई है। और इस प्रपोज़ल के तहत जंगबंदी को तवील मुद्दत के लिए बढ़ाया जाएगा या फ़रीक़ैन जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे।
और फिर जौहरी मुज़ाकरात बाद के मरहले में शुरू किए जाएंगे। यानी पहले ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी और अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी भी ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसे में व्हाइट हाउस को ये प्रपोजल मौसूल हो चुका है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका इस पर गौर करने के लिए तैयार भी है या नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ओलिविया वेल्स के मुताबिक ये हसास सिफारती बातचीत है और अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने इस हवाले से लिखा है कि पाकिस्तानी सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने की कोशिशें रुकी नहीं हैं। हालांकि बराह रास्त सिफारतकारी उस वक्त नाकाम हो गई थी जब सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख कर दिया और कहा कि ईरान जब मुआहदा करना चाहे तो खुद राब्ता कर ले। ईरानी सोर्सेज के मुताबिक ईरान का ताज़ा प्रपोजल ये है कि पहले जंग ख़त्म की जाए और शिपिंग से मुतालिक तनाज़ा हल किया जाए, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वसी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर कर दिया जाए। ताहम ये इम्कान कम है कि इस प्रपोजल से अमेरिका मुतमईन होगा, क्योंकि अमेरिका का मौक़िफ़ है कि जौहरी मामलात को इब्तिदा ही से हल किया जाना चाहिए। कुछ सीनियर ईरानी सोर्सेज का नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहना है कि अब्बास इराक़ची की जानिब से इस्लामाबाद लाई गई तजावीज़ मरहलावार मुज़ाकरात पर मबनी हैं और पहले मरहले में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग ख़त्म करना और इस बात की ज़मानत देना शामिल होगा कि अमेरिका दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा। इसके बाद होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिकी नाकाबंदी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामले को हल किया जाएगा, जिसे ईरान अपने कंट्रोल के साथ दोबारा खोलना चाहता है, और फिर इस सब के बाद ही दीगर मसाइल पर बातचीत होगी जिनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी शामिल होगा, जबकि ईरान अब भी ये चाहता है कि अमेरिका उसके यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम करे, जिसे वो पुरअमन मकासद के लिए करार देता है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कें दोबारा खोल दी गई हैं, जो तकरीबन एक हफ्ते से बंद थी क्योंकि मुज़ाकरात की तवक्को थी जो बिलाखिर नहीं हो सके, और ये इस बात का इशारा है कि आमने सामने मुलाकात का इम्कान अब नहीं है। और जिस लग्जरी होटल को मुज़ाकराती मकाम के तौर पर खाली कराया गया था, वो अब दोबारा आम लोगों के लिए खुल गई है और बुकिंग कर रही है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक बातचीत अब भी रिमोटली जारी है, लेकिन फ़िलहाल किसी फ़ेस टू फेस मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है जब तक कि दोनों फरीक किसी मुआहदे के काफ़ी करीब ना पहुँच जाएँ ताकि एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जा सकें। मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक पाकिस्तानी सोर्स के मुताबिक किसी मुआहदे का मुसविदा उस वक्त तक दूर से ही तय किया जाएगा जब तक कि दोनों फरीक़ैन किसी हद तक इत्तफ़ाक़ राय तक नहीं पहुँच जाते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुद ईरानी मीडिया जो पहले इस तरह की खबरों की हमेशा तरदीद करता आया है, वो भी इस मरतबा ईरान की जानिब से प्रपोजल पेश करने की खबरों की तस्दीक कर रहा है। और ईरानी खबर रसा इदारे फारस न्यूज़ के मुताबिक अपने हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए अमरीकी हुक्काम तक ईरान की रेड लाइन से मुताल्लिक तहरीरी पैगामात पहुँचा दिए हैं, जिनमें जौहरी मामलात और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ शामिल हैं। और पैगामात के तबादला ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, बल्कि ईरान की जानिब से खित्ते की सूरत हाल को वाज़ेह करने और अपनी रेड लाइन्स को खुलकर बयान करने की एक कोशिश है। बाखबर ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची मुकम्मल तौर पर तयशुदा रेड लाइन्स और ईरानी वज़ारत ख़ारजा की सिफारती जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ईरान का जो नया प्रपोजल सामने आ रहा है, उसके तहत ईरान की तरजीह फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और मुस्तकिल जगबंदी है, और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की जाएगी। इस तनाज़ुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा ओमान भी अहम है, क्योंकि ईरान पहले ही ये वाज़ेह कर चुका है कि वो मुस्तक़बिल में ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करना चाहता है। और अब इस दौरे के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के बयानात में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अहम तवज्जो दी गई है। इस हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ओमान के दौरे के दौरान दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई हालात पर अहम बातचीत हुई। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुंसलिक साहिली ममालिक के तौर पर हमारी तवज्जो महफूज गुज़रगाह को यकीनी बनाने के तरीक़ों पर मरकूज़ रही, जो हमारे तमाम अज़ीज़ हमसायों और दुनिया के मफाद में है। हमारे हमसाए हमारी तरजीह हैं। जबकि ओमानी वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अलबू सईदी ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची के साथ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ अच्छी गुफ्तगू हुई। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुंसलिक साहिली ममालिक के तौर पर हम बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी को तस्लीम करते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को यकीनी बनाने के लिए बहुत सी सिफारतकारी और अमली हल दरकार है। ऐसे में पाकिस्तान और ओमान के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस वक्त रूस में मौजूद हैं, और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हालिया मुज़ाकरात में ईरान में मौजूद इंतहाई अफजोदा यूरेनियम सबसे अहम नुक्ता रहा है। ख़ास तौर पर उसे ईरान से बाहर निकालने का मामला, और ईरान मुसलसल इस बात से इनकार कर रहा है कि वो अमेरिका को अपना अफजोदा यूरेनियम नहीं देगा। जबकि अहम बात यह है कि रूस पहले ही ईरान का अफजोदा यूरेनियम अपने पास मुंतकिल करने की पेशकश कर चुका है, और 2015 के जौहरी मुआहदे के वक्त भी ईरान ने इसी तरह अपना यूरेनियम रूस को दे दिया था। जबकि BBC के मुताबिक आज अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस मुस्तक़बिल में ईरान के साथ किसी भी तनाज़े से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में नेक नियति पर मबनी इक़दामात
क्या दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल सालिसी की खिदमत पेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हम हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं जो इस बात को यकीनी बनाए कि एक यकीनी और मुस्तकिल अमन आखिरकार कायम हो जाए और दोबारा लड़ाई की तरफ वापसी ना हो। आगे मामला कैसे बढ़ेंगे और अब तक पसे पर्दा क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले को इंतहाई करीब से कवर करने वाले सीनियर साहबी कामरान यूसुफ। कामरान, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इस हवाले से रिपोर्ट करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि पेशरफ्त हो रही है। अब भी इतला तो ये आ रही है कि पाकिस्तान के ज़रिए प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है। खुद अब्बास अराग़ची साहब ने भी तकरीबन ये बात कंफर्म की है, जो ईरानी मीडिया कंफर्म कर रहा है। क्या वाकई पेशरफ्त हो रही है या स्टेलमेट है? नहीं, मेरे ख्याल में स्टेलमेट तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेसी जो है, जिसे कहते हैं कि अलाइव एंड किकिंग है। जाहिर है कि हमारे यहाँ कुछ इवेंट्स के साथ लोग उसको जोड़ते हैं और एक हाइप क्रिएट हुई थी। मुज़ाकरात का जो पहला दौर हुआ था, उसके बाद ये लगा कि दूसरा दौर भी होगा, होते होते रह गया। और वो जब मुज़ाकरात का दौर नहीं हुआ और उसके बाद फिर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान नहीं आए, तो शायद उन दो इवेंट्स को देखते हुए लोगों को ये लगा कि शायद जो प्रोसेस है वो कोलैप्स कर गया है। बट जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में तमाम फरीकैन को ये रियलाइज हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जितना भी चाहें वो एक क्विक फिक्स चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये ऐसा मामला है, इसमें क्विक फिक्स पॉसिबल नहीं है। और हुआ ये है कि पाकिस्तान की कोशिशों के नतीजे में एक चीज जो ज्यादा लोगों ने नोट भी नहीं किया कि एक तो जो आर्जी जंगबंदी थी वो अब एक्सटेंड की गई है, तो वो ओपन एंडेड है, यानी कि उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दूसरा, दोनों फरीकैन जो है दोबारा जंग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। तो इसका ये मतलब है कि एक रियलाइजेशन है इवन अमेरिका के अंदर भी कि अगर डिप्लोमेसी को कामयाब होना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो जो आपको अब फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नजर आ रही हैं, वो ईरान के वज़ीर खारजा का 24 घंटों के अंदर 2 मरतबा पाकिस्तान आना हो, ओमान उनका जाना हो, आज वो रशिया गए, तो ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये शो कर रही हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो पसे पर्दा चली गई है और एक इंटेंस डिप्लोमेसी हो रही है। और उसमें क्या प्रोग्रेस है, आज ईरान के वज़ीर खारजा ने एक पहली मरतबा इंडिकेशन दी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उनके बकौल रिक्वेस्ट की है कि बातचीत करें, तो हम इस पर गौर कर रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि पॉसिबिलिटी ऑफ ईरान यूएस टॉक्स जो है वो बिल्कुल अभी भी मौजूद है। और सबसे अहम बात जो है, जो एक लूज लूज सिचुएशन नज़र आती है, सदर ट्रंप कहते हैं कि जी ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है, मगर असल में तो सारी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतें आज भी $100 से ऊपर हैं। ये कोई रास्ता निकल सकता है कि दोनों तरफ से हो जाए, क्योंकि ईरान ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली और सदर ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेट करके इनकार कर दिया, कि दोनों तरफ से खुल जाए फिर बात आगे बढ़े? मेरे ख्याल में जो ईरान है इस वक्त उसकी अप्रोच यही है, वो क्या कर रहा है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ जाना चाहता है। और जो कुछ इतलात हैं, जो अमेरिकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि जो तजावीज़ सामने आई हैं, उसमें ईरान की तरफ से जो प्रपोजल सामने आया है वो ये है कि पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है उसको हल कर लिया जाए, यानी कि जो ईरान जो कुछ करना चाहता है उससे मुतालिक, या जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट है, और जो बाकी फिर जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, जो बाकी मामलात हो, उन पर बाद में डिस्कशन हो सकती है। अब इसके हवाले से क्योंकि बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जरिए ये जो प्रपोजल है वो दिया गया है अमेरिका को, अमेरिका की तरफ से अभी जवाब सामने नहीं आया, तो ईरान का ये मौकफ है कि उससे क्या होगा कि एक तो जो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा ये जो आर्जी जंगबंदी है ये परमानेंट जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ उसका ये ख्याल है कि अगर ये यूएस नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाता है तो उनके पास जो एक नेगोशिएशंस के अंदर एक लेवरेज है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि चीजें बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगी। तो इसमें देखने वाली ये बात है कि कौन सा जो साइड है वो ब्लिंक करती है या थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। ये मेरे ख्याल में सबसे आम नुकता है इस मौके के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक इन्वॉल्व है, और जाहिर है जब इतनी सेंसिटिव सूरत हाल हो तो स्पॉइलर भी बहुत सारे किरदार अदा कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी, इसराइल से भी। तो बहरहाल खतरा मौजूद है कि दोनों जंग लड़ना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी जंग की तरफ जा सकते हैं अगर टाइम ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, आई थिंक कोई भी मिस कैलकुलेशन हो सकती है, और उसका एक इंडिकेशन अगर आप देखें, जो लेबनान इसराइल की जंगबंदी हुई थी, लेकिन उस जंगबंदी के बावजूद पिछले आई थिंक 24-48 घंटों में इसराइल ने दोबारा से वहां पर सीज फायर की वायलेशन वो कर रहे हैं, और वो एक ऐसा नुक्ता हो सकता है कि यकीनी तौर पर ईरान इवन फिर मुज़ाकरात से पीछे हट सकता है, क्योंकि
ईरान का ये मौकफ है कि अगर जंगबंदी होना है तो फिर वो तमाम जो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इवन जो लेबनान में जो कुछ हो रहा है वहां पर भी जंगबंदी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जो इजराइल है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा, जो पहले भी आपने जिक्र किया कि इस वक्त ये जो ईरान अमेरिका का तनाज़ा है, इसकी वजह से सिर्फ ईरान अमेरिका या इजराइल को या जो कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उनको नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी जो ग्लोबल पीस है एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एट स्टेक है। और इस वजह से मेरा ख्याल है कि कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि यहां से अगर दोबारा एक नया फेज आता है जंग का, अगर वो होगा तो शायद फिर जो ग्लोबल रिसेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन, उससे आप उसको रोक नहीं सकते। और यही वजह है शायद कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन एक सिल्वर लाइनिंग भी प्रोवाइड करती है कि जो तमाम फरीकैन है उनमें एक सैनिटी प्रिवेल करेगी और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हुए इस मामले को हल करने की तरफ जाएंगे वो। बहुत शुक्रिया कामरान साहब की गुफ्तगू आपके लिए भी अहम है कि इसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की मईशत पर जिस खतरे का हम भी बार बार जिक्र कर रहे थे, आज उसके वाज़े असरात नज़र आए हैं। क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जिसका डर था वही हुआ है। अवाम ने गुज़िश्ता कई बरसों में इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अमल में महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की सूरत में कुर्बानी दी। अवाम ने 30% तक की भी महंगाई देखी। शरह सूद 22% की सतह पर पहुँच गई थी। फिर हुकूमत ने दावा किया कि मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू होगा। शरह सूद 22% से घटकर 10.5% पर आई तो बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया कि मुआशी तरक्की के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है। और फिर ईरान जंग छिड़ गई, तेल और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया और जिस खतरे का हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया था, आज वो भी हकीकत बनता नज़र आया। और स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा करके उसे 11.5% कर दिया। यानी यही सूरत हाल रही तो मुआशी इस्तेहकाम के बाद एक साथ कम महंगाई और ज़्यादा मुआशी तरक्की के सफ़र का ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि इसी महीने में महंगाई डबल डिजिट में जाने का खतरा है। गुज़िश्ता हफ्ते रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 14% का इजाफा पहले ही देखा जा चुका है। पेट्रोल, डीजल, आटा, फल और सब्जियां सब महंगे हो चुके हैं। यानी एनर्जी प्राइसेस में इजाफे के असरात दीगर अशिया में भी नजर आ रहे हैं। और इसी सूरत हाल में आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। ये में लिखा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के तवील होने से मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। खासतौर पर एनर्जी प्राइसेस, फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम जंग के बाद बहुत ऊपर चले गए हैं। और इसके साथ साथ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने गैर यकीनी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स के असरात आने वाले दिनों में अहम इकनॉमिक इंडिकेटर्स में नजर आएंगे। इसलिए मुनासिब समझा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को सख्त रखा जाए ताकि महंगाई को टारगेट रेंज में रखा जा सके। एलामिया में यह भी बताया गया है कि हालिया सर्वे में कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस दोनों में गिरावट आई है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे ताकि एक्सटर्नल अकाउंट में बैरूनी खतरात से निमटने की ज़्यादा सलाहियत पैदा हो और पायदार मुआशी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $3.5 अरब वापस लेने, मगर सऊदी अरब से $3 अरब के डिपॉजिट मिलने, बैनुल अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान की तरफ से यूरो बॉन्ड्स इशू करने और मार्च में एक बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस देने पर तबसरा करते हुए एलामिया में लिखा गया है कि जून 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब की सतह से ऊपर चले जाएंगे। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि आगे जाकर फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि ग्लोबल मुआशी हालात की और यकीनी से निपटा जा सके। जबकि एलामिया में FBR की कारकर्दगी पर तबसरा करते हुए कहा गया है कि मार्च में भी FBR अपना हदफ हासिल नहीं कर सका और इस माली साल के 9 माह में जुलाई से मार्च तक टैक्स शॉर्टफॉल 611 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। और मशरिक़ वस्ता में जंग की वजह से फिस्कल मैनेजमेंट करना मजीद चैलेंजिंग हो गया है और पूरे माली साल में टारगेट के मुताबिक प्राइमरी सरप्लस हासिल करने के लिए अखराजात में ज़्यादा बड़ी कमी करना होगी। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पायदार फिस्कल रिफॉर्म्स किए जाएं जिसमें टैक्स बेस को वसी करना और सरकारी इदारों के नुकसानात को कम करना शामिल है। जबकि एनालिस्ट ब्रीफिंग में स्टेट बैंक की तरफ से बताया गया कि इस माली साल में जो 25.4 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी थी, उनमें से 21.2 अरब या तो अदा किए जा चुके हैं या फिर रोल ओवर किए जा चुके हैं, यानी 4.2 अरब बाकी रह गए हैं स्टेट बैंक के मुताबिक। इसमें से भी 2.7 अरब रोल ओवर होने की तवक्को है, जिसके बाद इस माली साल में 1.5 अरब की अदायगी रह जाएगी जो हो जाएगी और जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब हो जाएंगे जो तकरीबन 3 माह की इंपोर्ट के बराबर हैं। जबकि मशरिक़ वस्ता में जंग के तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस पर असरात के हवाले से बताया गया
कि इस सूरत हाल का करीब से जायजा लिया जा रहा है और अब तक तरसीलात ज़र का आउटलुक मजबूत नजर आता है, उस मुस्तहकम है और इस माली साल में तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 41 अरब डॉलर्स रहेंगी। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना हाफिज़ पाशा साहब और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। उनसे पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। जब जंग शुरू हुई, कीमतें बढ़ी, हमने आपको प्रोग्राम में लिया था और पूछा था कि क्या यह ख़तरा है कि इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन से हम इकनॉमिक तरक्की की तरफ नहीं जा पाएंगे, शरह सूद जो कम हो रही थी वो दोबारा उसमें इजाफा होगा, महंगाई आएगी। अब वही नज़र आ रहा है, शरह सूद 1% से बढ़ा दी गई है। आपको लग रहा है कि और ज़्यादा अभी ख़तरात हैं, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, जो जब वो डिसीजन लेते हैं कि पॉलिसी रेट क्या होना चाहिए, उस रिपोर्ट में जो एक चीज़ नज़र नहीं आई मुझे कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है पाकिस्तान का, पिछले हफ्ते, ये हर हफ्ते छपता है, ईयर टू ईयर ये तकरीबन 14% तक पहुंच चुका था। स्टेट बैंक ने जो फिगर कोट किया है वो जैसे कहते कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह 7-8% की रेंज में है, तो उसके बावजूद उन्होंने बढ़ाया है। और अगर खुदा न खास्ता ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के जो 14% तक पहुंच गया है तकरीबन, अगर वो बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, जो कि होना चाहिए, तो फिर ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि आपको सरे सूद में कुछ और इजाफा करना पड़ेगा स्टेट बैंक। और बस अब क्योंकि स्टेट बैंक ने इस बात का जिक्र किया नहीं है, ना कोई इशारा दिया, बाद में एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी नहीं दिया और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट में भी नहीं दिया, यही जिक्र किया है कि वो चाहते हैं कि मीडियम रेंज का टारगेट भी अचीव हो, इसलिए मॉनेटरी टाइटनिंग बरकरार रहे। आपको कोई इशारा मिल रहा है कि आगे भी टाइटनिंग हो सकती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि अगर अफरात ज़र जो कोर इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाता है और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के जो इस वक्त ऑलरेडी 14% के रेंज में है, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाता है वो अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, तो फिर यकीनन आपको याद होगा कि 2023-24 में जब इजाफा होना शुरू हुआ था पॉलिसी रेट का, वो 22% तक पहुंचा था, तारीख का सबसे बुलंद रेट। और उसकी वजूहात वही थी कि तेल की कीमतें में आगाज़ हुआ था यूक्रेन रशिया की जंग के आगाज़ के बाद। तो बड़ी अफसोस की बात है, हमें पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ चल पड़ा था, मगर अब फिर से एक शॉक हुआ है सारी दुनिया को और हमें भी, और इसके नतीजे में अब हमें मुख्तलिफ चेंजेस करने पड़ेंगे। और जो आज का फैसला है, डॉक्टर साहब आप समझते हैं दुरुस्त फैसला है? स्टेट बैंक को यही करना चाहिए था या रुकना चाहिए था? क्योंकि बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी मार्केट में उतार चढ़ाव है, अनसर्टेनिटी है, क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल से 1% जो बढ़ाया है वो मुनासिब है। और जो स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी एलामिया में जो कमेंट्री की है एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से, ज़ाहिर है इस महीने में और भी बहुत कुछ हुआ। एक दोस्त मुल्क को पैसे वापस करने पड़े, दूसरे दोस्त मुल्क ने दिए, फिर पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स भी आए। अब जून में 18 अरब डॉलर एक्सपेक्ट कर रहा है स्टेट बैंक के हो जाएंगे पाकिस्तान के रिजर्व, जो रफली 3 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। हालांकि जो ऑयल शॉक है, आपको लग रहा है एक्सटर्नल अकाउंट में उसके असरात अभी आएंगे, आने हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल आने हैं। खुदा न खास्ता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहा और सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस रहे, तो उसके नतीजे में आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों से जो ब्रेंट क्रूड है वो उसकी कीमत तकरीबन $108 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, और बीच में कमी आई थी और फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। और इसके नतीजे में अब आप ये सोचिए कि जब जंग शुरू नहीं हुई थी उस वक्त जो कीमत थी वो तकरीबन $70 फी बैरल थी, यानी कि हुआ ये है कि तकरीबन 50% इजाफा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड ऑयल में, कम से कम। इसके नतीजे में हमारा जो इंपोर्ट का बिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और क्रूड ऑयल का, वो तकरीबन $14 अरब है। तो एक साल में अगर यही कीमतें रहीं तो $7 अरब खुदा न खास्ता इतना बड़ा हम पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये परेशान कुन सी बात है।
मतलब और कमेंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी एलामिया में दोनों बातें लिखी गई हैं कि एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुकूमत को करने चाहिए ताकि सस्टेनेबल बुनियादों पर हम एक्सटर्नल शॉक से महफूज रह सकें। दूसरा, एफबीआर अपना टारगेट नहीं अचीव कर पा रहा है, उस वहाँ रिफॉर्म्स की बात की गई है। जब सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो क्या हुकूमत को एग्जैक्टली आपका मशवरा होगा, क्या करना चाहिए हुकूमत को इस वक्त? देखिए, मेरी गुजारिश स्टेट बैंक से ये है कि स्टेट बैंक ने रुपए की कदर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया हुआ है बहुत अरसे से, और इसकी वजह बहुत बड़ा डाइवर्शन है रेमिटेंसेस का हुंडी से टू द स्टेट बैंक। इसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि हमारे जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो बताता है कि करेंसी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो 100 के ऊपर सिग्निफिकेंटली जा चुका है, यानी कि करेंसी सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। अब वक्त आ गया हमें किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को फर्दर इनकरेज करना है और रुपए की कदर में मुनासिब तब्दीली आनी चाहिए। IMF ने तो इस साल का जो प्रोजेक्शन किया था वो तो 300 के ऊपर था, इस वक्त वो 280 के भी नीचे है रुपया। तो एक तो ये करना है। दूसरा जो आपको करना है कि जो आपके अखराजात हैं, ख़ास तौर पे करंट एक्सपेंडिचर्स जो ख़ास तौर पे बहुत बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, उनमें नुमाया तौर पर कमी लाने का वक्त आ गया है। आपको मिनिस्ट्रियाँ, डिविजन्स, अटैच डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस बॉडीज, ये सबको ज़ीरो बेस बजटिंग करें और तकरीबन इनमें से कोई आधे मेरे ख्याल से केस बनता है कम करने का। ये रेडिकल मूव का वक्त आ चुका है। आपको करना पड़ेगा वो ये है कि कोशिश करके हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को फिर से वापस लाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया। और रफीस पाशा साहब ने सुनी मार्केट इस हवाले से कैसे देख रही है, स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। सुहेल साहब, 1% का इजाफा ज़ाहिर है तवक्को इस बात की थी, बिजनेस कम्युनिटी मुतालबा करती थी शरह सूद मजीद कम करें, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, अब खतरात हैं कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जाएगी, शरह सूद पहले 1% बढ़ा दी गई, रिवर्सल समझा जाए इसको, और स्टॉक मार्केट भी क्या एक्सपेक्ट कर रही थी इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे लिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि जो हमने एक पोल कंडक्ट किया था टॉप लाइन ने, उसमें 53% पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट्स को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। उन्होंने कहा था कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और कुछ और लोगों के लिए शायद एक ताज्जुब खेज बात हो, मगर मेरे हिसाब से तो ये बड़ा सेंसिबल और सही डिसीजन है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि अगर आपने स्टेट बैंक ने एक्ट नहीं किया तो हम कहते हैं वो बिहाइंड द कर्व रह गया है। तो सेंट्रल बैंक ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है, क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगले कुछ माह में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा। हमारी तो तवक्कुआत है कि 10 से 12% रहेगा, और सेंट्रल बैंक ने खुद कहा है कि अगले 3 क्वार्टर्स तक जो इन्फ्लेशन है, स्टेट बैंक का जो टारगेट है 5 से 7% उससे ज़्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो स्टेट बैंक का जो मेन मकसद बज़ाहिर नज़र आता है वो प्राइस स्टेबिलिटी यानी महंगाई को कंट्रोल करना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये नज़र आता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको अचीव किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ने फैसला किया है, जो बज़ाहिर सही लग रहा है। और आपको लग रहा है वन टाइम होगा? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जाती है तो हमें तो नज़र आया कि अगर 7-7.5% की इन्फ्लेशन थी तो इंटरेस्ट रेट 10.5% पर था। अगर डबल डिजिट्स में इन्फ्लेशन जाती, जो कि जाती नज़र आती है, SPI हमने देखा 14% के पास आया है पिछले हफ्ते, तो ये इसमें मजीद इजाफा होगा? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि कितना लंबा ये जो इशू है ये चल रहा है। स्टेट बैंक ने कोई 6 हफ्ते पहले जब अपनी मीटिंग की थी तो उसमें बिल्कुल क्लियरली और सही लिखा था कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा, और अभी उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स लग रहा है कि तवक्कुआत से ज़्यादा लंबा ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर ये अगले दो माह चलता रहा तो शायद, और ये महंगाई इसी तरह रही, तेल की कीमतें इसी तरह रही, इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसी तरह रहा, तो चांसेस ये हैं कि वो बढ़ जाए। मगर अगर ये मसला हल हो जाता है और पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर कीमतें कम हो जाएंगी, तो फिर शायद हमें 11.5 पे ये ठहरता हुआ नज़र आए। मगर अगर ये मसला जो है 2 महीने से 4-6 महीने हो गया,
तो शायद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि थोड़ा सा और बढ़ जाए। और जो मार्केट का बुल रन था, जो ज़ाहिर है 1,90,000 से भी ऊपर गई थी, मगर 27 फरवरी को भी 170 के आसपास आ गई थी, यानी एक करेक्शन हुई थी, वो अब ख़त्म ही होता नज़र आता है, क्योंकि वो बुल रन इस एंटिसिपेशन में था कि अब शायद इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मुल्क जाएगा, या आपके ख्याल में मार्केट में भी जान नज़र आती है? देखें, 22% इंटरेस्ट रेट गया था, उसके बाद 10.5 आया था, अब 1% बढ़ा है। कोई हम ना 14% देख रहे हैं ना 22% देख रहे हैं। तो 1-2% से कोई बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स बिल्कुल ये मुतासिर हो सकता है। मगर आई थिंक इससे ज्यादा अहमियत इसलिए है, इस चीज की है कि ये जो ब्लॉकेड है कब खत्म होता है और तेल की कीमतें बिलखुसूस कब कम होती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट में हलचल नहीं होगी, बल्कि मनी मार्केट तो बिल्कुल एफिशिएंट काम कर रही है। 27 फरवरी से जंग शुरू होने से पहले से लेकर अब तक कोई काइबोर में और टी बिल में कोई 90 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी इजाफा हो चुका था। तो इसका मतलब है मनी मार्केट या करेंसी मार्केट में तो कोई ज्यादा हलचल नहीं होगी। अलबत्ता स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत असर हो सकता है, मगर वो भी बहुत अरसे शायद कायम ना रहे, क्योंकि ज्यादा फोकस स्टॉक मार्केट का पाकिस्तान की भी और दुनिया भर की वो ये है कि ये ईरान और अमेरिका का सीज फायर एक्सटेंड हो और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये स्मूथ हो जाए। बहुत शुक्रिया सैल साहब की राय आपने में ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम डेवलपमेंट हुई वीकेंड पर, उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हफ्ते के दिन वाशिंगटन में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं और फिर अमरीकी सदर ट्रंप को स्टेज से फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस की हिफाजत में बाहर ले जाया गया। ये वाक़या वाशिंगटन हिल्टन होटल में जारी तकरीब के दौरान पेश आया, जब अचानक अमरीकी सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने बुलंद आवाज़ में कहा कि फायरिंग हो गई है, और फिर फौरी तौर पर नायब सदर जेडी वेंस, सदर ट्रंप, उनकी एहलिया और उनकी काबीना के अराकीन को वहाँ से निकाल लिया गया। गिरफ्तार किए गए 31 साला शख्स का नाम कोल टॉमस एलन है, जिसने मुबैना तौर पर होटल में सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग की थी, जबकि डिनर की तकरीब इससे एक फ्लोर नीचे हो रही थी। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाला एलन खुद को एक गेम डेवलपर और टीचर बताता है। इस शख्स के हवाले से ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि इसने कई साल तक खामोशी से असलहा जमा किया और हमले से 8 माह पहले कैलिफोर्निया के शहर टॉरेंस में वाक़ एक असलहे की दुकान से एक शॉटगन खरीदी, और इससे 2 साल पहले एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल ख़रीदा था। मुलजिम का अपने अहले खाना को लिखा गया एक नोट भी सामने आया है, जिसमें उसने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर लिखा है कि मैं किसी गद्दार, रेपिस्ट और पीडोफाइल के जराइम का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। इस हवाले से सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि आप इस शख्स का मंशूर पढ़ें। इस बीमार जहन शख्स के इल्ज़ामात का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं रेपिस्ट नहीं हूँ और मुझे एप्स्टीन जैसे मामला से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक मुलजिम के नोट में अहदाफ के तौर पर हुकूमती एहलकारों के नाम शामिल थे, जबकि इस नोट में वाशिंगटन हिल्टन होटल के हिफाजती इंतजामात में पागलपन की हद तक कमी का मजाक भी उड़ाया गया था। और मुलजिम ने लिखा था कि मैं मुतादिद हथियारों के साथ होटल के अंदर दाखिल हो गया और वहाँ किसी एक शख्स को भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं ख़तरा हो सकता हूँ। हुक्काम के मुताबिक तहकीकात से ये भी पता चला है कि मुलजिम हालिया अरसे में लॉस एंजलिस में बाएं बाजू की सरगर्मियों में सरगर्म था और बाकायदगी से फायरिंग की मशक कर रहा था। अमेरिका के कायम मकाम अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुश्तबा शख्स लॉस एंजलिस से ट्रेन के ज़रिए शिकागो गया और फिर वाशिंगटन पहुँचा। वाशिंगटन डीसी के पुलिस चीफ ने बताया कि मुश्तबा शख्स इसी होटल में ठहरा हुआ था जहां ये तकरीब जारी थी, और तफ्तीश के सिलसिले में उसके कमरे को सील कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि कैलिफोर्निया में मुश्तबा शख्स के अपार्टमेंट पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच चुके हैं, जबकि BBC के मुताबिक ऐसी तस्वीर भी सामने आई हैं जिनमें FBI एजेंट्स और पुलिस को कैलिफोर्निया के एक इलाके की तलाशी लेते हुए दिखाया गया है। इस मकाम के बारे में ख्याल किया जाता है कि मुबैना हमला आवर से मुताल्लिक है। लॉस एंजलिस काउंटी के वोटर रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हालिया इंतखाबात में मुबैना हमला आवर ने किसी भी पार्टी को वोट देने को तरजीह जाहिर नहीं की थी। ताहम फेडरल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुश्तबा शख्स ने कमला हैरिस की सदारती मुहिम के लिए $25 अतिया किए थे। एलन के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, जबकि C2 एजुकेशन की जानिब से उससे तलबा को ट्यूशन और कॉलेज टेस्ट की तैयारी करवाने में टीचर ऑफ द मंथ भी नामजद किया गया था। वाशिंगटन DC की मेयर ने बताया कि मुश्तबा शख्स का करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और वो पुलिस की हिरासत में है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के कायम मकाम सरबराह से जब मुश्तबा शख्स की जानिब से इस हमले की नीयत और मकसद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा
कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। उन्होंने बताया कि मुश्तबा हमलावर इससे पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट को मतलूब नहीं था, ताहम उसके पास कई हथियार मौजूद थे, जिनमें एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू शामिल थे। BBC के मुताबिक मुबैना हमलावर ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था, जबकि दो नामालूम ज़राए के हवाले से BBC ने यह भी रिपोर्ट किया कि इस वाक़े के दौरान कम से कम 5 से 8 गोलियां चलाई गईं। वॉशिंगटन हिल्टन होटल वही जगह है जहां 1981 में सदर रेगन पर भी कातिलाना हमले की कोशिश हुई थी, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे। 45 साल पहले रेगन को इसी होटल के बाहर फुटपाथ पर गोली मार दी गई थी। जब वो एक मीटिंग के बाद अपनी लेमोजीन की तरफ जा रहे थे, सदर रेगन को पसली में गोली लगी थी और उन्हें जॉर्ज यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी 2 घंटे तक सर्जरी की गई थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।